यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले साथियों कमर कस लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और सुरक्षित भी। दोस्तों, आज के वीडियो में मनोविज्ञान के हर एक टॉपिक से संबंधित परिभाषाएं लेकर आए हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि शायद ही एक जगह पर मनोविज्ञान की सारी परिभाषाएं आपको मिले, लेकिन आज एक ही वीडियो में हम मनोविज्ञान की सारी परिभाषाएं लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यानी पहली परिभाषा है, शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है। शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? चार विकल्प हैं, रेमंड, प्लेटो, ट्रो और पेस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रो। ट्रो, जिनका कि पूरा नाम है GW ट्रो। अगली परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किसने कहा है, यानी किसकी परिभाषा है? चारों विकल्प हैं, क्रो एवं क्रो, स्किनर, एलिस क्रो और थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। ये परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की स्किनर ने दी है। अगली परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? चारों विकल्प हैं, कॉल्सनिक, स्टीफन, क्रो एवं क्रो, नाल एवं अन्य। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा स्टीफन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, स्टीफन द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है, बर्टन, गेट्स, क्लार्क या फिर B.O. स्मिथ। क्या हो जाएगा? चारों विकल्पों में जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेट्स। अगली परिभाषा है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। किसने कहा है? B.O. स्मिथ ने, बर्टन ने, गेट्स व अन्य ने या फिर क्लार्क ने। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ये परिभाषा B.O. स्मिथ की है। अगली परिभाषा है, वंशानुक्रम से संबंधित। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये परिभाषा किसने दी है? विकल्प हैं, जेम्स ड्रेवर, रूथ बेनेडिक्ट, स्किनर या फिर थॉम्पसन। क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी, रूथ बेनेडिक्ट। अगली परिभाषा है, माता पिता की मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। माता पिता की मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये परिभाषा किसने दी है? थॉम्पसन ने, जेम्स ड्रेवर ने, P. जिस्बर्ट ने या फिर वुडवर्थ ने। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन नंबर बी। ये परिभाषा जो कि वंशानुक्रम की है जेम्स ड्रेवर ने दी है। अगली परिभाषा है जो कि मूल प्रवृत्ति की है। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? वुडवर्थ का, थॉम्पसन का, ड्रेवर का या फिर विलियम मैकडूगल का। किसका हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। अगला प्रश्न भी मूल प्रवृत्ति से है। मूल प्रवृत्ति अपने मूल अर्थ में पशु उद्वेग है, अतएव प्राकृतिक या जन्म से प्राप्त आवेग के लिए सामान्य शब्द है। यह किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, मैकडूगल ने, ड्रेवर ने या फिर वुडवर्थ ने। क्या हो जाएगा?
यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ड्राइवर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगली परिभाषा है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति प्रकृति का उज्ज्वलतम और सुंदरतम आविष्कार है। यह कथन किसका है? पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति प्रकृति का उज्ज्वलतम और सुंदरतम आविष्कार है। यह कथन किसका है? रायबर्न का, मैकडूगल का, सिम्पसन का या फिर ड्रेवर का? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है मैकडूगल का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगली परिभाषा अनुकरण से संबंधित है। दूसरे के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण है। दूसरे के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का, मीड का, हेज का या फिर रायबर्न का? किसका हो जाएगा? सही उत्तर है मीड का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मीड। अगली परिभाषा भी अनुकरण की है। अनुकरण सामूहिक भावना का क्रियात्मक पक्ष है जिसके द्वारा समुदाय के सभी सदस्य एक साथ कार्य करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प है मैकडूगल, रॉस, हेज या फिर सिम्पसन। क्या हो जाएगा? ये परिभाषा दी है रॉस ने। रॉस नाम रट लीजिए, बहुत बार आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉस। अगली परिभाषा है सहानुभूति की। सहानुभूति का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संवेग का संचार है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का, स्किनर का, रायबर्न का या फिर रॉस का? किसका हो जाएगा? बताइए। ये जो सहानुभूति की परिभाषा है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। सहानुभूति का तात्पर्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संवेग का संचार है। यह कथन है स्किनर का। अगली परिभाषा भी सहानुभूति की है। तो परिभाषा क्या है? सहानुभूति सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का भाव पक्ष है। सहानुभूति सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का भाव पक्ष है। यह कथन किसका है? रायबर्न का, मैकडूगल का, रॉस का या फिर टीपी नन का? किसका है? ये है रॉस का, ऑप्शन नंबर सी सही है। सहानुभूति सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का भाव पक्ष है। ठीक है। अगली परिभाषा है बिना किसी इच्छा के दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लेना निर्देश है। ये निर्देश की परिभाषा है। बिना किसी इच्छा के दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लेना निर्देश है। यह परिभाषा किसकी है? किम्बल यंग, टीपी नन, मैकडूगल या फिर बी एन झा? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपी नन। अगली परिभाषा है 20वीं शताब्दी एक तरह से बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी एक तरह से बालक की शताब्दी है। यह किसने कहा है? रॉस ने, किम्बल यंग ने, क्रो एवं क्रो ने या फिर रायबर्न ने? क्या हो जाएगा? ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, क्रो एवं क्रो का। 20वीं शताब्दी एक तरह से बालक की शताब्दी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा है? तो अपना जो यहाँ पे सही उत्तर है क्रो एवं क्रो। अगली परिभाषा है या एक तरह से एक कथन है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह किसका कथन है? फ्रायड का, रॉस का, क्रो एवं क्रो का या फिर सिम्पसन का? किसका कथन है? ये कथन है फ्रायड का। बहुत ही फेमस कथन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगली परिभाषा है शैशवावस्था। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसका कथन है? हरलाक का, एडलर का, न्यूमैन का, क्रो एवं क्रो? किसका है? ये जो कथन है ये है एडलर का,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। अगला कथन है, मनुष्य का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह किसका विचार है? मनुष्य का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह विचार किसका है? थॉमसन का, गुडएनफ का, गेसेल का या फिर रॉस का? ये भी बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गुडएनफ का कथन है, मनुष्य का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगली परिभाषा है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका विचार है? वैलेंटाइन का, थॉर्नडाइक का, रॉस का या फिर वाटसन का? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगला कथन है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विचार किसका है? रॉस का, रायबर्न का, मैकडूगल का या फिर स्किनर का? सही उत्तर है रॉस का। इसीलिए मैंने कहा कि रॉस का नाम आप रट लीजिए। अगला प्रश्न है, खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह कथन किसका है? स्पेंसर, रॉस, रायबर्न या फिर कार्ल ग्रूस? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल ग्रूस। अगली जो परिभाषा है किशोरावस्था से संबंधित है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है ये। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? हरलॉक ने, रॉस ने, स्टेनले हॉल ने या फिर क्रो एवं क्रो ने? सबको पता होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है ये जो परिभाषा है किशोरावस्था की। ऑप्शन नंबर सी है, स्टेनले हॉल। अगली परिभाषा है किशोरावस्था की। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है या बढ़ता है। किसका कथन है? स्टेनले हॉल का, हरलॉक का, जरसील्ड का या फिर ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन का? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरसील्ड। अगला जो प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। किसका कथन है? रॉस का, वैलेंटाइन का, स्टेनले हॉल का या फिर क्रो एवं क्रो का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनले हॉल। अगली परिभाषा है, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। यह भाषा की परिभाषा है। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, किसका कथन है? रॉस, रायबर्न, हरलॉक या फिर मैकडूगल? सही उत्तर हो जाएगा हरलॉक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। यह कथन किसका है? थॉमसन, रॉस, स्किनर या फिर सोरेनसन? क्या हो जाएगा? सही विकल्प कौन सा है इसमें? प्रश्न नंबर 27। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोरेनसन। अगली परिभाषा है, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? रॉस, सोरेनसन, हरलॉक या फिर जरसील्ड? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरलॉक।
अगली परिभाषा है संवेग की। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग की ये परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन, रॉस, वुडवर्थ या फिर जर्सील्ड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है या फिर अगली परिभाषा है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यह परिभाषा किसने दी है? जर्सील्ड ने, रायबर्न ने, रॉस ने, टीपी नन ने। क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी एक बार फिर से रॉस सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। रॉस एक ऐसा शब्द है जिसको आप रट लीजिए क्योंकि ये बार बार आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगली परिभाषा है हमारी, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तब संवेग की उत्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? विकल्प है रॉस, वुडवर्थ, जर्सील्ड या फिर वैलेंटाइन। ये परिभाषा दोस्तों वैलेंटाइन द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगली परिभाषा है भावना ग्रंथि आंशिक या संपूर्ण रूप से दिखाई गई भावनाओं का समूह है जिस पर संवेगों का रंग होता है। ये भावना ग्रंथि की परिभाषा है। भावना ग्रंथि आंशिक या संपूर्ण रूप से दिखाई गई भावनाओं का समूह है जिस पर संवेगों का रंग होता है। किसका कथन है? ऑप्शन है सिम्पसन, रॉस, जेम्स ड्रेवर या फिर जर्सील्ड। क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ड्रेवर। ये जो भावना ग्रंथ की परिभाषा है जेम्स ड्रेवर द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा है अस्थायी भाव की। अस्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित संस्कारों का एक संगठन है। अस्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित संस्कारों का एक संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? ड्रेवर ने, रॉस ने, कार्लसनिक ने या फिर मैकडूगल ने। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बार फिर से रॉस का नाम आ रहा है। रॉस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, रॉस। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कोई अस्थायी भाव किसी वस्तु के प्रति वह अस्थायी क्रियात्मक प्रवृत्ति है जो वस्तु के अनुभव द्वारा उत्पन्न होती है। किसने कहा है? रॉस ने, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने या फिर रायबर्न ने। 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैकडूगल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगली परिभाषा संकल्प शक्ति की है। संकल्प शक्ति चरित्र का गत्यात्मक या क्रियात्मक रूप है। संकल्प शक्ति चरित्र का गत्यात्मक या क्रियात्मक रूप है। यह किसका विचार है? वुडवर्थ, मैकडूगल, रायबर्न या फिर स्किनर। एक बार फिर से जो उत्तर हो जाएगा मैकडूगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगली परिभाषा है वो है चरित्र की। चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र आदतों का पुंज है, यह किसने परिभाषा दी है? नोवालिस ने, वुडवर्थ ने, एस इस्माइल ने या फिर डम्बिल ने। किसने दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा एस इस्माइल्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चरित्र आदतों का पुंज है, किसने कहा है? एस इस्माइल्स ने। नेक्स्ट जो डिफिनेशन है चरित्र की, चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में पाई जाती हैं। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में पाई जाती हैं। चरित्र की यह परिभाषा किसने दी है? 4 विकल्प हैं, वुडवर्थ, शेड, मैकडूगल या फिर डम्बिल। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा डम्बिल।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। डम्बिल ने चरित्र की ये उपरोक्त परिभाषा दी है। अगली परिभाषा चरित्र की है। चरित्र पूर्ण रूप से प्रशिक्षित इच्छा शक्ति है। चरित्र पूर्ण रूप से प्रशिक्षित इच्छा शक्ति है किसका कथन है? रायबर्न, रॉस, नोवालिस या फिर सी.वी. गुड, किसका कथन है? ये जो कथन है वो है नोवालिस का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चरित्र पूर्ण रूप से प्रशिक्षित इच्छा शक्ति है, नोवालिस का कथन है। अगली परिभाषा है अधिगम की। अधिगम की परिभाषा यहाँ इसके बाद हम लेंगे 3-4 परिभाषाएं। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है रॉस, गेट्स व अन्य, डम्बिल, क्रो एवं क्रो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा गेट्स व अन्य हो जाएगा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की ये परिभाषा गेट्स व अन्य द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा लेते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? रॉस का, स्किनर का, ड्रेवर का या फिर डम्बिल का? किसका है? ये जो हमारा 40वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगली परिभाषा लेते हैं अधिगम की। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, क्रो एवं क्रो ने, ड्रेवर ने या फिर रॉस ने? किसने दी है? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा यहाँ पे 41वें का, क्रो एवं क्रो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है? रॉस ने, रायबर्न ने, वुडवर्थ ने या फिर कुप्पुस्वामी ने? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ पर ये क्वेश्चन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये कथन किसका है? मैकडूगल का, गेट्स व अन्य का, स्किनर का या फिर रॉस का? किसका कथन है? ये जो कथन है ये है गेट्स और अन्य का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये परिभाषा किसने दी है? रॉस ने, स्किनर ने, डम्बिल ने या फिर ड्रेवर ने? किसने दी है? ये जो सही उत्तर हो जाएगा रॉस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है एक कार्य पर की निष्पत्ति दूसरे कार्य पर की निष्पत्ति द्वारा प्रभावित होती है। यह कथन किसका है? अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है एक कार्य पर की निष्पत्ति दूसरे कार्य पर की निष्पत्ति द्वारा प्रभावित होती है। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एवं क्रो की, वलोन व विनस्टीन की, रॉस की या फिर रायबर्न की? किसकी है? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वलोन व विनस्टीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। यह परिभाषा किसने दी है?
चार विकल्प हैं, कॉल्सेनिक, वुडवर्थ, पीटरसन या सोरेनसन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीटरसन। ऑप्शन नंबर सी पीटरसन यहाँ पे सही उत्तर है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा की यह परिभाषा किसने दी है? लॉवेल ने, कॉल्सेनिक ने, गुड ने या फिर वुडवर्थ ने? किसने दी है? ये जो परिभाषा दी है प्रेरणा की वो दी है गुड ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगली परिभाषा है प्रेरणा की। प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ और आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। यह परिभाषा किसने दी है? चार विकल्प हैं, पीटी यंग, रॉस, ब्लेयर जोन्स, सिम्पसन और रॉस। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो विकल्प हो जाएगा कौन सा? ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगली जो परिभाषा है प्रेरणा की, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये भी प्रेरणा की एक परिभाषा है। चारों विकल्प हैं, टीपी नन, पीटी यंग, ब्लेयर जोन्स और लॉवेल। चौथा जो हमारा विकल्प है वो है लॉवेल। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीटी यंग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रेरक कोई एक विशेष आंतरिक कारक या दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने को प्रवृत्त रहता है। प्रेरक की यह परिभाषा किसने दी है? ड्रेवर ने, गिलफोर्ड ने, सिम्पसन ने या फिर रायबर्न ने? किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है इसको दी है गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रेरक व्यक्ति की वह अवस्था या तत्परता है जो कि उसे किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसकी है? चार विकल्प हैं, गिलफोर्ड, रॉस, वुडवर्थ, मैकडूगल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ। प्रेरक व्यक्ति की वह अवस्था या तत्परता है जो कि उसे किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। ये परिभाषा वुडवर्थ द्वारा दी गई है। अगली जो परिभाषा है पुरस्कार की है। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। किसका कथन है? रॉस, रायबर्न, हरलॉक या फिर थॉमसन। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा हरलॉक। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर सी, हरलॉक सही उत्तर है। अगली परिभाषा है पुरस्कार की। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। यह परिभाषा किसकी है? विकल्प हैं हमारे रॉस, रायबर्न, डम्बिल और थॉमसन। तो सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, रायबर्न। दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है। यहाँ पे दंड की एक परिभाषा है। दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है। दंड की यह परिभाषा किसने दी है? थॉमसन, लॉवेल, रॉसेक व अन्य और रायबर्न।
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा रॉसेक व अन्य। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न या प्रयास करता है। यह कथन किसका है, यानी यह विचार किसका है? तो अब विकल्प हैं रॉस, काल्सनिक, थॉम्सन और ड्रीवर। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा थॉम्सन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आदत की। आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है। आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है। आदत की यह परिभाषा किसने दी है? डाल्टन ने, गिलफोर्ड ने, गैरेट ने या फिर विलियम जोन्स ने? विलियम जेम्स यहाँ पे चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विलियम जेम्स ही सही हो जाएगा। ठीक है, 56वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। अगला 57वां प्रश्न है, व्यवहार के सब परिवर्तन जो अनुभव द्वारा अर्जित किए जाते हैं आदत कहलाते हैं। किसने कहा है? व्यवहार के सब परिवर्तन जो अनुभव द्वारा अर्जित किए जाते हैं आदत कहलाते हैं। किसने कहा है? गैरेट ने, गिलीलैंड व मॉर्गन ने, सिम्पसन ने या फिर डम्बिल ने? किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिलीलैंड व मॉर्गन। अगला प्रश्न है, आदत उस व्यवहार को दिया गया नाम है जो प्रायः इतनी बार दोहराया जाता है कि स्वचालित हो जाता है। आदत उस व्यवहार को दिया गया नाम है जो प्रायः इतनी बार दोहराया जाता है कि स्वचालित हो जाता है। यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं रॉस, डाल्टन, पिल्सबरी और गैरेट। तो सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी गैरेट। अगली परिभाषा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह परिभाषा किसने दी है? मन ने, रॉस ने, डम्बिल ने या फिर मैकडूगल ने? किसने दी है? ये परिभाषा दी है डम्बिल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? मन का, ड्रीवर का, मैकडूगल का या फिर रॉस का? किसका है? ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से सही हो जाएगा रॉस का। रॉस का नाम आप रट लीजिए क्योंकि रॉस का नाम कई बार आने वाला है। हमारी अगली परिभाषा है, अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। यह परिभाषा किसने दी है? डम्बिल ने, जेम्स ड्रेवर ने, रॉस ने या फिर मैकडूगल ने? किसने दी है? तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। ऑप्शन नंबर बी। अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा है, अभिरुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में दत्तचित्त होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 4 विकल्प हैं हमारे, क्रो, विंघम, रॉस और ड्रेवर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा उसे हमें चूज़ करना है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी चूज़ करना होगा क्योंकि विंघम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगली परिभाषा है, अभिरुचि गुप्त अवधान है। अवधान सक्रिय अभिरुचि है। अभिरुचि गुप्त अवधान है, अवधान सक्रिय अभिरुचि है। यह कथन किसका है?
रॉस का, मैकडूगल का, गिलफोर्ड का या फिर थॉर्नडाइक का? किसका कथन है? ये प्रसिद्ध कथन है मैकडूगल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। अगली परिभाषा है, अवधान और अभिरुचि एक ही वस्तु को देखने के केवल दो भिन्न तरीके हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। यह किसका विचार है? फ्रोबेल का, लॉवेल का, हेज का या फिर रॉस का? किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉस का। अगली परिभाषा है, उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है। उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है। यह परिभाषा किसने दी है? एस माथुर ने, कुप्पू स्वामी ने, क्रूज ने या फिर जेम्स ने? तो सही उत्तर, सही विकल्प यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, क्रूज। उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है, ये परिभाषा क्रूज ने दी है। संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तुएं हैं। संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तुएं हैं, ये परिभाषा किसने दी है? डाल्टन ने, जेम्स ने, रॉस ने या फिर फ्रॉबेल ने? किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है जेम्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तुएं हैं। प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया है। प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया है। यह विचार किसका है? रॉस का, मैकडूगल का, वुडवर्थ का या फिर ड्रेवर का? किसका है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रत्यक्षीकरण संवेदना और अर्थ का योग है। प्रत्यक्षीकरण संवेदना और अर्थ का योग है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? चार विकल्प हैं, रायबर्न, भाटिया, स्टेगनर या फिर वुडवर्थ। किसका है? तो सही उत्तर है यहाँ पे भाटिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने, रायबर्न ने, वुडवर्थ ने या फिर फ्रॉबेल ने? किसने दी है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुडवर्थ। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है तब हम उसे स्मृति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? भाटिया ने, रायबर्न ने, नन ने या फिर विलियम जेम्स ने? किसने दी है? तो ये जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन। हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है तब हम उसे स्मृति कहते हैं। ये परिभाषा नन द्वारा दी गई है। अतीत की घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीतकालीन अनुभव है, ये भी एक स्मृति की परिभाषा है। अतीत की घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीतकालीन अनुभव है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, रॉस ने या फिर नन ने? किसने कहा है? तो ये जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे मैकडूगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगली परिभाषा है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या इस पुनः स्मरण की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ड्रेवर ने, नन ने, मन ने या फिर फ्रायड ने?
किसने दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? मन का, नन का, फ्रॉबेल का या फिर फ्रायड का? किसका कथन है? तो ये कथन है फ्रायड का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही करेक्ट आंसर है। यह सत्य है कि विस्मरण स्मरण के विपरीत है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विस्मरण उतना ही लाभप्रद है जितना कि स्मरण। बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है ये। यह सत्य है कि विस्मरण स्मरण के विपरीत है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्मरण यानी विस्मरण उतना ही लाभप्रद है जितना कि स्मरण। किसने कहा है? कॉल्सनिक ने, फ्रॉबेल ने, रॉस ने या फिर कॉलिंस एवं ड्रेवर ने? किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कॉलिंस एवं ड्रेवर ने कहा है। अगली परिभाषा है, यदि हम अपने विचारों में व्यवस्था और बल चाहते हैं तो हमारे लिए विस्मरण आवश्यक है। यदि हम अपने विचारों में व्यवस्था और बल चाहते हैं तो हमारे लिए विस्मरण आवश्यक है। यह कथन किसका है? फ्रायड, रॉस, स्टर्ट एवं ओगडन या फिर रायबर्न? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी है। विकल्प नंबर सी है स्टर्ट एवं ओगडन। अगली परिभाषा है, दूरस्थ व परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये एक कल्पना की परिभाषा है। दूरस्थ एवं परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। किसकी दी हुई परिभाषा है? रॉस, रायबर्न, मैकडूगल या फिर ड्रेवर? किसने दिया है? ये जो परिभाषा दी है ये दी है मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट विकल्प है। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं। इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, इसमें वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। यह विचार किसका है? बोवास का, रायबर्न का, बोरिंग व अन्य का या फिर रॉस का? तो सही करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोरिंग व अन्य। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं। किसने कहा है? रायबर्न ने, फ्रॉबेल ने, कॉल्सनिक ने या फिर कुप्पुस्वामी ने? तो सही उत्तर यहाँ पे जो सही भोजन होने जा रहा है वो है रायबर्न। ऑप्शन नंबर ए। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं, रायबर्न द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला जो क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? मैकडूगल ने, रॉस ने, फ्रायड ने या फिर स्किनर ने? किसने दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा रॉस ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगली परिभाषा है प्रत्यय। प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह कथन किसका है? रॉस, वुडवर्थ, स्किनर या फिर ड्रेवर? किसका है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। अगली परिभाषा है तर्क की। तर्क वह प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया को उस समय तक स्थगित रखती है जब तक संबंधित समस्या के आंकड़े एकत्र न हो जाएं, जिससे निर्धारित लक्ष्य स्पष्ट हो जाए। यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने, बर्नार्ड ने, गेट्स व अन्य ने या फिर मन ने? किसने दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट विकल्प है। अगली परिभाषा है समस्या समाधान।
समस्या समाधान वह ढांचा या प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है। समस्या समाधान वह ढांचा या प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है। यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने, बर्नार्ड ने, स्टैनले ग्रे ने या फिर जॉन डीवी ने? तो स्टैनले ग्रे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट विकल्प हमारा हो जाएगा। समस्या समाधान वह ढांचा या प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है, स्टैनले ग्रे द्वारा दी गई परिभाषा है। अगली परिभाषा है समस्या समाधान की। समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? रॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का या फिर नन का? किसका है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्किनर करेक्ट विकल्प हो जाएगा। संप्रत्यय, संप्रत्यय घटनाओं, वस्तुओं और व्यक्तियों की विशेषताओं और संबंधों को पृथक करने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हैरीमन का, हैमरसन का, जॉन डीवी का या फिर रॉस का? करेक्ट विकल्प कौन सा है? यहाँ पे करेक्ट विकल्प है विकल्प नंबर बी हैमरसन। अब लेते हैं अगली परिभाषा सृजनात्मकता से संबंधित। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। हमारा अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने, रॉस ने, मैकडूगल ने या फिर फ्रॉबेल ने? किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट विकल्प है। अगली परिभाषा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? रॉस, क्रो, वुडवर्थ या फिर स्किनर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये परिभाषा क्रो ने दी है। अगली परिभाषा है सृजनात्मकता एक नवीन कार्य है जो किसी समय बिंदु पर एक समूह द्वारा तर्क संगत या उपयोगी या संतोषजनक के रूप में स्वीकृत हो। किसने कहा है? जॉन डीवी, रॉस, वुडवर्थ या फिर स्टीन? सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी स्टीन। अगला जो हमारी परिभाषा है, अगला प्रश्न है समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह, एकत्रीकरण या जमाव से है जो कि परस्पर एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हैं। किसने कहा है? जिस्बर्ट ने, गिलफोर्ड ने, मैकाइवर एवं पेज ने, बोगार्ड्स ने? किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगली परिभाषा है समूह पारस्परिक संचार वाले मनुष्यों की कितनी भी संख्या को कहते हैं। समूह पारस्परिक संचार वाले मनुष्यों की कितनी भी संख्या को कहते हैं। यह कथन किसका है? रॉस, फ्रायड, क्यूवर या फिर बोगार्ड्स? तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्यूवर। समूह पारस्परिक संचार वाले मनुष्यों की कितनी भी संख्या को कहते हैं। ये परिभाषा क्यूवर द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा है किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई ना कोई स्वार्थ सामूहिक सदस्यों को बांधे रखता है। किसका कथन है? कैली एवं तिबौत का, एडवर्ड शापिर का, आगबर्ट एवं निमकॉफ का या फिर ड्रेवर का? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ड शापिर। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई न कोई स्वार्थ सामूहिक सदस्यों को बांधे रखता है। ये परिभाषा एडवर्ड शापिर द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या प्रदान करने की क्रिया है। मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है।
किसका कथन है? रॉस का, गिलफोर्ड का, भार्गव का या फिर कुप्पुस्वामी का? तो सही विकल्प हो जाएगा गिलफोर्ड। विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगली परिभाषा है मापन की। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? ड्रेवर, मन, स्टीवेंस या फिर स्टीन? क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा स्टीवेंस। विकल्प नंबर सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है। किसने कहा है? रॉस, रेमर्स व गेज, मार्शल, हमाचेक? किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा रेमर्स एवं गेज। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प है। अगली परिभाषा है मूल्यांकन की। मूल्यांकन निर्णय विकल्पों की आलोचना से संबंधित उपयोगी सूचना के वर्णन करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? टारगेर्सन एवं एडम्स, स्टफलीबीम एवं सहयोगी, रॉस और रायबर्न? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी स्टफलीबीम एवं सहयोगी। अगली परिभाषा है बुद्धि की। अगले कुछ क्वेश्चन जो है हम बुद्धि से संबंधित परिभाषाएं लेने वाले हैं। ठीक है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? स्टड, वुडवर्थ, टर्मन या फिर बिने? किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है वुडवर्थ द्वारा। विकल्प बी सही विकल्प है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है किसकी परिभाषा है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है किसकी परिभाषा है? बिने, गाल्टन, टर्मन या फिर स्टड? किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है गाल्टन की। विकल्प बी सही विकल्प गाल्टन। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है, ये परिभाषा किसने दी है? व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है, ये परिभाषा किसने दी है? विकल्प है बकिंघम, स्टाउट, स्पीयरमैन या फिर वेशलर? किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है स्पीयरमैन ने दी है। विकल्प सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में या फिर अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये परिभाषा किसने दी है? टर्मन ने, स्टर्न ने, बकिंघम ने या फिर सीरियल बर्ट ने? किसने दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा टर्मन ने। विकल्प कौन सा? ए यहाँ पे सही विकल्प है। अगली परिभाषा है बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है किसका विचार है? गैरेट, वुडरो, बिने या फिर एबिंगहॉस? किसकी परिभाषा है ये परिभाषा है एबिंगहॉस की। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही करेक्ट विकल्प है। अगला प्रश्न है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। किसका कथन है? टर्मन, मैकडूगल, स्टर्न या फिर थॉर्नडाइक? किसका है? ये है सही विकल्प सी स्टर्न। अगली परिभाषा है व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? मन, आल्पोर्ट, ड्रेवर या फिर नन? चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प हमारा सही है आल्पोर्ट। विकल्प बी।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोण तथा विशेषताओं का संगठन है। यह जीव शास्त्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्य द्वारा उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? रॉस का, बिसंज एवं बिसंज का, मन का या फिर ड्रेवर का? कौन सा हो जाएगा? चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है बिसंज एवं बिसंज। विकल्प बी करेक्ट विकल्प। अगली परिभाषा है निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करते हैं। ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, डॉक्टर माथुर का, गैरिसन व अन्य का या फिर रॉस का? किसका है? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी डॉक्टर माथुर। अगला प्रश्न है निष्पत्ति परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा की माप करती है। यह विचार किसका है? थॉर्नडाइक का, ड्रेवर का, गैरिसन व अन्य का या फिर फ्रॉबेल का? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी गैरिसन व अन्य। अगली परिभाषा है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से तथा परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? ये निर्देशन की परिभाषा है। हमारे विकल्प हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, थॉमसन या फिर मॉरिस। किसने दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए स्किनर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। ये कथन किसका है? मेयर्स का, जोन्स का, हैरीमन और एरिक्सन का या फिर एलिस का? किसका है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा हैरीमन और एरिक्सन। विकल्प सी। नेक्स्ट डिफिनीशन है साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। यह परिभाषा किसने दी है? लेडल ने, हेडफील्ड ने, कुप्पुस्वामी ने या फिर रॉस ने? किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है हेडफील्ड ने। विकल्प बी हेडफील्ड ने ये परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसका है? कॉल्सनिक, ड्रेवर, लेडल या फिर रायबर्ड? किसका है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी लेडल। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ये परिभाषा दी है लेडल ने। अगली परिभाषा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनको सुरक्षित रखने के उपाय करना। किसका विचार है? थॉर्नडाइक का, रॉस का, ड्रेवर का या फिर हेडफील्ड का? किसका है? तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा ड्रेवर का। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनको सुरक्षित रखने के उपाय करना। ये परिभाषा ड्रेवर द्वारा दी गई है। अगली परिभाषा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। किसकी परिभाषा है? रोजर, थॉमसन, काल्सनिक या फिर क्रो एवं क्रो? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हमारा काल्सनिक। विकल्प सी। अगली परिभाषा है इदम अहम और परम अहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है। किसका कथन है? क्रो एवं क्रो, फ्रायड, फ्रोबेल या फिर ड्रेवर? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड। विकल्प बी।
अगली परिभाषा है द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। किसका कथन है? रॉस, क्रो एंड क्रो, फ्रायड या फिर थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा क्रो एवं क्रो, विकल्प बी करेक्ट विकल्प हमारा हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालयी उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह मानना किसका है? स्किनर का, रॉस का, टर्मैन और ओडन का या फिर मैकडूगल का? किसका मानना है? तो ये मानना है टर्मैन और ओडेन का, विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पिछड़ा छात्र वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। किसका कथन है? थॉर्नडाइक, शानेल, सिरिल बर्ट या फिर फ्रॉबिल? किसका है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा शानेल, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट विकल्प है। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। किसकी परिभाषा है? थॉर्नडाइक, वैलेंटाइन, रॉस या फिर पिल्सबरी? किसकी परिभाषा है ये? ये परिभाषा है वैलेंटाइन की। हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही विकल्प है। वंचन बाल्यावस्था की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। कथन किसका है? डाल्टन, गाल्टन, गार्डन या फिर हैरिसन? किसका कथन है ये? ये कथन है गार्डन का, विकल्प नंबर सी। वंचन बाल्यावस्था की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है, ये किसने कहा है? गार्डन ने कहा है। सृजनात्मकता समस्याओं, कठिनाइयों, ज्ञान के अंतराल, लुप्त तत्वों एवं असामंजस्यताओं आदि के प्रति संवेदनशील होने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? लॉरेंस, टॉरेंस, स्टेन या फिर हेडफील्ड का? तो ये कथन है टॉरेंस का, विकल्प बी यहाँ पे सही विकल्प है। अगली परिभाषा है सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तथ्यों को संयुक्त कर नवीन रचना करता है। यह विचार किसका है? थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल, बैरन या फिर गिलफोर्ड? किसका कथन है? ये कथन है विकल्प सी बैरन का। अगली परिभाषा है सृजनशील बालक नवीन संबंधों के ज्ञान की इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। ये विचार किसका है? हमारे विकल्प हैं गिलफोर्ड, आइजनेक, रॉस या फिर रोड्स? किसका है? ये है आइजनेक का। ये विचार है विकल्प नंबर बी आइजनेक का। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति मानसमंद कहा जाएगा जिसकी मौलिक बुद्धिलब्धि 70 या उससे कम हो और जो बौद्धिक दृष्टि से कम बुद्धि वालों के अंतर्गत आता हो। किसका विचार है? बेंडा, कुप्पुस्वामी, होलिंगवर्थ या फिर ड्यूपिट? क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा होलिंगवर्थ। अगली परिभाषा है वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। किसका कथन है? थॉर्नडाइक, डॉक्टर सेथना, हीली या फिर रायबर्ड? किसका हो जाएगा? किसका कथन है? ये कथन है हीली का, विकल्प सी यहाँ पे हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो समाज विरोधी व्यवहार, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है वह बाल अपराध कहा जा सकता है। ये विचार किसका है? डॉक्टर सेथना, एबिंगहॉस, मार्टिन न्यूमेयर या फिर रॉस? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा मार्टिन न्यूमेयर, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
अगली परिभाषा है लगातार कार्य करते रहने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी आ जाना थकान है। किसकी परिभाषा है? एबिंगहॉस, रॉस, बोरिंग व अन्य, कॉल्सनिक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा बोरिंग व अन्य। विकल्प नंबर सी यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगली परिभाषा है शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है जिससे वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। ये कथन किसका है? गुड का, स्टीफन एम कोरे का, लेविन का या फिर कालियर का? किसका कथन है? ये कथन है स्टीफन एम कोरे का। विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट विकल्प है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? स्पीयरमैन, कैंडाल एंड बकलैंड, लेविस या फिर थॉर्नडाइक? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प बी हो जाएगा, कैंडाल एंड बकलैंड। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।